नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका पुनः गर्मजोशी से हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आपको किसी भी परीक्षा में इतिहास से संबंधित प्रश्नों को धराशायी करना है तो हमारे हवेली पर ज़रूर एक बार आए। यहाँ न आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इतिहास का और न सिर्फ केवल तथ्य ही आपको यहाँ मिलेगा, बल्कि इतिहास का संपूर्ण तैयारी यहाँ कराया जाएगा। तो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो अभी बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं उसमें राष्ट्रीय जो इतिहास से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें राष्ट्रीय आंदोलन से 70 से 80% प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए हमारा प्रयास है कि सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन को ख़त्म कर दे ताकि बच्चों को एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल हो सके। तो हम लोग जो तृतीय चरण के अंतर्गत कल रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़े थे, आज हम लोग खिलाफत आंदोलन को पढ़ेंगे। खिलाफत आंदोलन यह एक पहला ऐसा आंदोलन था जो भारतीय मुसलमान विभिन्न आधारों पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बटे हुए थे, उसमें एकता के लिए चलाया गया भारत में पहला जन आंदोलन था। और यह आंदोलन चलाया गया, इसका तो कोई पृष्ठभूमि होगा, कोई कारण होगा, तब ये चलाया होगा ना भाई। और इसका जो पृष्ठभूमि था वह यह था कि जिस बंगाल विभाजन के बाद जो मुसलमानों से समर्थन के लिए स्वदेशी आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत मुस्लिम लीग का गठन करवाया था। और मुस्लिम लीग ने जो बंगाल विभाजन किया था अंग्रेजों ने उसका समर्थन किया था, लेकिन उसका तो एकमात्र ही उद्देश्य था कि भारत में अपनी शासन किसी भी तरह तोड़ मरोड़ कर अपना सत्ता कायम रखा जाए। और आप जानते हैं, हम पढ़ाए हैं कि दिसंबर 1911 में यह कलकत्ता जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द कर दिया जाता है। अब रद्द कर दिया जाता है तो यह मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगा कि भैया यह अंग्रेज है, हमको खिलौना देकर ठग लिया है। और इसीलिए लीग का जो 1912 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ उसमें जो अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को, जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द किया था, उसकी आलोचना की। फिर 1910 से ही जो मुस्लिम थे भारत के पढ़े लिखे लोग, वह जो मुस्लिम विश्वविद्यालय था उस पर उसको एक संहिताबद्ध संस्था के रूप में मानने के लिए अंग्रेज पर दबाव डाल रहे थे, पूरी जोरदार कवायद चला रहे थे। लेकिन जो अंग्रेजी हुकूमत था वह जो मुस्लिम विश्वविद्यालय था उस पर सरकार का कठोर नियंत्रण चाहता था। और बाद में सितंबर 1920 में आप देखेंगे कि वह एक मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक पारित कर उस पर अपना कठोर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यह घटना तो चल ही रही थी। फिर आप देखेंगे कि जो 1911-12 के बीच जो ट्राइप्लोटेनियन या बाल्कन युद्ध हुआ 1911-12 में, उसमें क्या है, यह जो मुसलमानों के जो दुनिया में अंतिम शक्ति था, जिसको अपने आप से प्रेरणा लेता था, उससे बड़ा गौरव महसूस करता था, वह क्या था, उस्मानी साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य था। लेकिन जो यह युद्ध था बाल्कन युद्ध में, वह यूरोपीय शक्तियों, ईसाइयों का विशेषकर यह उस्मानी साम्राज्य का विखंडन का, कमजोर करने का षड्यंत्र समझा गया। और फिर जब 1914 में जब तुर्की के साथ अंग्रेजी हुकूमत ने, ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी, तब जो या भारत के मुसलमान थे
या विश्व के जो भारत के मुसलमान थे वह इसको युद्ध नहीं मान रहे थे। यह अपने धर्म का अस्तित्व के लिए यह सवाल, धर्म संकट में है, यह इसका सवाल मान रहे थे। आज भी देखते हैं ना कि जैसे स्वीडन में, फ्रांस आदि में जो कुरान है उसको जलाया गया, तो क्या है, पूरा मुस्लिम जगत उसके प्रति आक्रोश आया, असंतोष आया उसके प्रति, और पूरा धर्म के नाम पर एकजुट हो जाता है। आज भी देखते हैं कि जात के नाम पर जातिगत, आर्थिकगत, सामाजिकगत मुस्लिम समुदायों में भी विभाजन है, लेकिन जहां वह धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर वह अपने आप को एकजुट कर लेता है। और यह एकजुट कर लेता है। और जो 1914 में जो अली बंधु थे, जो तुर्की के साथ सहानुभूति रखते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें संवैधानिक सुधारों का जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक योजना सामने आता है, और जो भारत के दो पुत्र थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में, दोनों में भरत मिलाप हो जाता है और एक साझे संघर्ष की शुरुआत करता है। और इस जो लखनऊ समझौता हुआ था उसमें एक योजना सामने रखी थी कि भैया जो एक प्रतिनिधित्व शासन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की इस्टेब्लिश होना चाहिए भारत, और डोमिनियन स्टेटस, अधिराज की दर्जा दिया जाना चाहिए। और इसमें जो मुसलमानों की मांग थी अलग पृथक निर्वाचन मंडल, उसको स्वीकार कर लिया गया था। और जो साम्राज्यिक स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव की प्रणाली था, उसको दोनों में सहमति हो गया था। देखिए, जो घर है ना, घर में अगर 2 कमरा है तो उसी को हम लोग द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं। तो आज भी हम लोग देखें कि संसद में दो चैम्बर होता है, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन, जैसे लोकसभा, राज्यसभा। तो उसी तरह जो दोनों विधान परिषद और प्रांतों में जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को दोनों स्वीकार कर लिया था। और फिर जब 1917 में 16 में जब एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाता है, तो मुस्लिम लीग भी उसका समर्थन करता है। और फिर जो भारत के राष्ट्रवादी उदारवादी नेता थे, मुस्लिमों के जो उदारवादी नेता थे, उनको जो संवैधानिक राजनीति में बची खुची आस्था थी अंग्रेजों में, वह मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट प्रकाशित होने से वह समाप्त हो जाता है। क्योंकि जो लखनऊ पैक्ट में जिसकी मांग की गई थी, वह मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में उसकी अवहेलना किया गया था, उसको स्वीकार नहीं किया गया था। और यह सब तो चल ही रहा था, लेकिन जो 20वीं शताब्दी के 20वीं सदी के आरंभ के वर्षों में जो मुसलमानों का एक नया वर्ग उभर कर आया, युवा उभर कर आया, और यह युवा जो सर सैयद अहमद खां के जो अंग्रेजों की वफादारी की राजनीति थी, और जो अलीगढ़ जो कुलीनवादी राजनीति थी, उससे दूर वह भारत के विभिन्न समुदायों में को एक मंच पर लाने के लिए प्रयास किया। और इस वर्ग ने जो नया यह वर्ग उभरा, नया जो युवा नेतृत्व आया, वह अपने धार्मिक आत्मगौरव और जो भारतीय राष्ट्रवाद था उसमें कोई अंतर्विरोध नहीं मानता था। और इसी समय देखिएगा कि जो भारत में है, वह इसका काफी प्रचार प्रसार हो रहा था। फिर क्या हुआ कि जो मई प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही शुरुआत हुई, तो उसके बाद जब समाप्त हुआ 1918 में, तब जो तुर्की था उसके साथ अपमानजनक संधि किया गया, सेवरिज की संधि किया गया। और क्या है, जो तुर्की के जो खलीफा थे, उस्मानी सुल्तान थे, उसको जो भारत ही नहीं विश्व के मुसलमान उसको खलीफा मानते थे।
खलीफा क्या था? जो इस्लामिक जगत का वो आध्यात्मिक गुरु होता था। वह सांकेतिक रूप से जो राजनीतिक वैधता का स्रोत होता था। तब जब शेवरिज के संधि के द्वारा जब तुर्की के जो खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, तब और क्या हुआ कि जो तुर्की का बंदरबांट कर दिया गया, उसका विभाजन कर दिया गया, जो ओटोमन साम्राज्य था उसको विभाजित कर दिया गया और यूरोपीय शक्तियों के द्वारा उसके विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। तो इससे क्या है, जो भारत ही नहीं विश्व के मुसलमानों में आक्रोश और रोष हुआ। जैसे कि आपको बताया कि स्वीडन और फ्रांस में जैसे ही कुरान की पुस्तक जलाई गई, क्या विश्व भर में इस्लामिक जगत में इस्लाम में प्रतिक्रिया हुई, उसकी आलोचना की गई। और तो इसी समय देखेंगे कि यहाँ एक खिलाफत कमेटी गठित किया जाता है। यह मार्च 1919 में बंबई में इसका गठन किया जाता है और खिलाफत समिति ही द्वारा ही तो भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। और जिसका जो मुख्य नेतृत्व करता थे इस खिलाफत आंदोलन का, वह अली भाई थे, जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, हशरत मोहानी और हकीम अजमल खां आदि लोगों ने यहाँ जो खिलाफत आंदोलन है उसको चलाया। जो यह खिलाफत आंदोलन था उसकी में दो प्रवृत्तियां थी। यह एक प्रवृत्ति तो नरमपंथ। तो खिलाफत आंदोलन में दो प्रवृत्तियां थी। एक प्रवृत्ति गर्मपंथी प्रवृत्ति थी, जिसमें उलेमा और नया युवक शामिल था, जैसे अबुल कलाम आज़ाद, हशरत मोहानी, अली बंधु, शौकत अली, मोहम्मद अली। और ये जो एक और प्रवृत्ति थी वह नरमपंथी प्रवृत्ति थी, जो मुख्यतः बंबई के व्यापारी थे। और जैसे कि देखते होंगे जो यह नरमपंथी प्रवृत्ति था उसका जो मुख्य जो कार्य था वह संवैधानिक राजनीतिक था। जैसे कि वह एक शिष्टमंडल वायसराय से मिलेगा और जो पेरिस शांति सम्मेलन है उसमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, यही इसका संवैधानिक जो राजनीतिक था, संवैधानिक कार्य था। जैसे आज भी देखते हैं ना कि दो भाई है जो अब आजकल तथाकथित मुसलमानों का नेता होने का दावा करता है। कौन है? वह अकबरुद्दीन ओवैसी है और असदुद्दीन ओवैसी है। तो असदुद्दीन ओवैसी है क्या है, वह नरमपंथी प्रवृत्ति के, थोड़ा सा मॉडरेट। लेकिन उसका भाई है अकबरुद्दीन, वह आग उगलता है। वह कहता है कि एक बार पुलिस हटा लो और फरिया लो। बताओ, साला वो अपने नहीं लड़ने जाएगा और जो निरपराध आदमी रहेगा, निर्दोष आदमी रहेगा, गरीब रहेगा, उसकी वह जान मरवा देगा, हत्या करवा देगा। तो उसी तरह वहाँ दो प्रवृत्तियां थी। एक जैसे कि जो नरमपंथी प्रवृत्ति था उसका वह एक जो डॉक्टर अंसारी थे उसके नेतृत्व में, जिसमें कि मोहम्मद अली भी शामिल थे, वह वायसराय से यहाँ भारत में मिलता है। उसके बाद वहाँ जाके ब्रिटेन जाके वह जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज से मिलता है। और फिर वह पेरिस शांति सम्मेलन में भी शिरकत करता है। वहाँ पेरिस शांति सम्मेलन क्यों हुआ था? जब 1920 में जो ध्रुवी राष्ट्र था उसको पराजित हो गया था, तो मित्र राष्ट्रों ने उसके साथ संधि किया था। तो यहाँ भी वो लोग गया था तुर्की की तरफ से। लेकिन वहाँ जो मुख्य बाजीगर था पेरिस शांति सम्मेलन का, वह तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था, लॉर्ड जॉर्ज था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, और जो क्लेमेंसो था फ्रांस का प्रधानमंत्री, वह मुख्यतः तीनों ही उसका कर्ता धर्ता था, रहनुमा था। लेकिन वह जब गया वहाँ से खाली हाथ हुआ। उसका हाल इसी तरह हो गया जैसे कोई आपका मित्र खाना बनाता है, बढ़िया मांस मुर्गा बनाता है, लेकिन आप जाते हैं मांगने तो आपको नहीं देता है, तो कैसा मुंह होता है। उसी तरह यह जो अटल मिशन गया था, जो अटल डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में जो मिशन गया था, उसका हाल हुआ था। और
इसी समय क्या हुआ कि जो मई 1920 में सीवरेज की संधि जिसके जिसका कि तुर्की के साथ किया गया था मित्र राष्ट्रों के द्वारा, क्योंकि तुर्की धुरी राष्ट्र की तरफ से जर्मनी के और ऑस्ट्रिया की तरफ से लड़ा था। तो जैसे यह प्रकाशित हो गया तब पूरा एकदम हल्ला हो गया कि भैया इस्लाम अब खतरा में है। जैसे कि आज भी देखते होंगे ना कि अगर कुछ भी होता है तो कहता है कि भैया इस्लाम खतरा में है। तो वही हाल उस वक्त भी था। और अब क्या था कि जो नरमपंथी नेतृत्व था उससे हटकर अब यह गर्मपंथियों के हाथ में नेतृत्व चला है। और यह नेतृत्व क्या था, इसका जो कार्य था, इसका जो विचार था कि जो हिंदुओं के साथ मिलकर एक व्यापक जन आंदोलन चलाया जाए। और आज भी देखते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम एकता बहुत जरूरी है। और कुछ लोग जैसे कहता है कि पाकिस्तान जो पीओके है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है और पाकिस्तान से हम लेकर रहेंगे। भाई लेकर रहेंगे काहे, वो तो हमारा है ही है, तो उसको लेकर काहे रहेंगे। और हमारा जो पूर्वज है, पुरखों है, वो पाकिस्तान तक थोड़े है, अफगानिस्तान तक हमारा साम्राज्य है। और जो अशोक का सम्राट अशोक का साम्राज्य था वह अफगानिस्तान तक जाता था। और वह जो स्तंभ लगाया था, जो वह सिर्फ धर्म के प्रचार के लिए ही नहीं लगाया था, वह अपने आने वाले पीढ़ियों के, हमारे लिए, आपके लिए वह स्तंभ लगाया था कि बेटा तुम लोग देखो, भविष्य में तुम्हारा यहाँ तक साम्राज्य है और तुम्हारा कर्तव्य है कि इसको अक्षुण्ण और अखंड रहना है। भले ही भारत को उस वक्त लाचार था 1947 में, और कान पर कनपट्टी पर बंदूक रखकर उसको विभाजित कर दिया गया था, लेकिन वह तत्कालिक है। आज क्या है, पाकिस्तान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। भले ही उसको अस्तित्व स्वीकार कर ले आदमी, लेकिन उसका कोई छद्म राष्ट्र है, वह उसका अस्तित्व ही नहीं बनता है। और भारत का अखंड भारत और अखिल भारत का निर्माण या भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। देखते होंगे कि जो भारतीय इतिहास में 300-300 वर्ष बाद क्या है, अखिल भारतीय जो क्षेत्र है, राष्ट्र है, बनता है। जैसे मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया था, क्या गुप्तों ने भी साम्राज्य बनाया था, एकीकृत भारत का निर्माण किया था, राजनीतिक एकता को स्थापित किया था। और जिसको विश्वास नहीं है भैया वह इतिहास पढ़ ले। जर्मनी 300 टुकड़ों में बटा हुआ था, और जो इटली था कितने टुकड़ों में बटा हुआ था, वह विदेशी आधिपत्य के अधीन था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वह एकीकरण हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा भी एकीकरण होगा। और जैसे आज भी देखते हैं कि जो अभी हाल फिलहाल की घटना हुई है, क्या है, जो सीमा हैदर नाम की एक जो महिला है, वह भागकर भारत चला आई है। तो क्या है, भले ही जो दीवार भारत और पाकिस्तान के बीच खड़ा कर दी गई है, जो धर्म की जो बंदिशें है, लेकिन आज भी हमारा जो क्या है, जो भाषा है, बोलचाल है, पहनावा है, संस्कृति है। आज भी देखते होंगे कि जो क्रिकेटर है हरभजन सिंह और शोएब अख्तर, क्या है, वो पंजाबी में बात करता है। तो सिर्फ विभाजन कर देने से ही नहीं हो जाएगा। तो उसी तरह वह एकता के आधार पर, हिंदुओं के साथ एकता के आधार पर जो ग्रामपंथी प्रवृत्ति था, वह व्यापक जन आंदोलन चलाना चाहता था। और जो इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया वह खिलाफत समिति किया, और खिलाफत कमेटी बंबई में मार्च 1919 में गठित किया गया था। और इस खिलाफत आंदोलन में जो मांगे थी, मुख्य 3 मांगे थी। वह था कि भैया जो तुर्की का विभाजन कर दिया गया है, उसको उससे पहले, जो युद्ध से पहले जो स्थिति उसके पास जो इलाका था, वह बना रहना चाहिए, ताकि जो इस्लामिक जगत के प्रमुख के रूप में अपनी जो अस्तित्व है वह बनाए रखे जा सके। जो मुसलमानों का जो पवित्र धार्मिक स्थल है, वह तो खलीफा के अधीन होना चाहिए। और जजीरतुल अरब, जिसमें कि अरब, इराक, सीरिया और फिलिस्तीन आता था, वह गैर मुस्लिमों यानी कि यूरोपीय शक्तियों के अधीन नहीं होना चाहिए। और यह खिलाफत समिति है, यह सम्मेलन 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाता है। खिलाफत दिवस
क्योंकि तुर्की के साथ जो व्यवहार किया गया था उसके विरोध में। और इसकी जो केंद्रीय अखिल भारतीय बैठक होती है खिलाफत समिति का, वह 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में होता है, जिसको विशेष रूप से अतिथि के रूप में गांधी को आमंत्रित किया जाता है। और उस समिति की अध्यक्षता, सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी ही करते हैं। और पुनः इस समिति के द्वारा जो 1 जून 1920 को इलाहाबाद में एक सम्मेलन बुलाया जाता है, और इस सम्मेलन में गांधी को भी बुलाया जाता है। और गांधी कहते हैं कि भैया तुम लोग के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, अब तुम लोग अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू कर दो। और जो खिलाफत समिति है वह 9 जून 1920 को गांधी की जो सिफारिश था, सलाह था, उसको स्वीकार कर लेता है। और खिलाफत समिति के नेतृत्व में 4 चरणों वाला असहयोग आंदोलन शुरुआत करने की घोषणा की जाती है, जिसमें कि जैसे पदवियों है उसका बहिष्कार कर दो, जो नौकरी करता है सेना में, पुलिस में, उसका बहिष्कार कर दो। और जो सिविल सेवा है, जैसे आज प्रशासनिक सेवा, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे होंगे एसडीएम, डीएसपी या डीएम का, तो ये क्या है, प्रशासनिक सेवा से अपना त्यागपत्र दे दो, नौकरी से बर्खास्ती, नौकरी छोड़ दो। और बाद में देखा जाएगा तो कर न देने का भी आंदोलन चलाया जाएगा, कर न अदायगी का भी उसमें बाद में जोड़ा जाने का प्रस्ताव था। और 1 अगस्त 1920 को यह अहिंसक असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस आंदोलन में की कुछ विफलताएं भी थी। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो पहली बार जो उलेमा था उसको भारतीय राजनीति के केंद्र में खींचा गया था, और यह आंदोलन था उसका तो भारत से कुछ लेना ही देना ही नहीं था। यह तो अखिल इस्लामिक आंदोलन था, वह भारत से के लिए थोड़ा ही चलाया गया था, वह तो तुर्की जो खलीफा था उसके लिए चलाया गया था। और इस आंदोलन में जो जो मुस्लिम जनता था उसका जो क्या होता था, धार्मिक भावना भर का। और देखिएगा कि 1921 में जो मुपला विद्रोह होता है, वहाँ हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों ने उसकी संपत्ति को आग लगा दिया, उसकी हत्याएं कर दी। तो क्या है, इसमें हिंसा भड़क उठती है। और जिस मुद्दे पर यह खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी वह 1924 में समाप्त हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि 1923 में जो कमाल पाशा है वह खलीफा पद को ही समाप्त कर देता है, और 1924 में फिर वह इस्लामिक राजतंत्र के जगह कमाल पाशा इस्लामिक गणतंत्र की तुर्की में स्थापना कर देता है। तो जिस मुद्दे के लिए यहाँ इतना बड़ा आंदोलन चलाया गया हो और वही समाप्त वहीं उसी को कर दिया गया हो, तो बताइए वह आंदोलन का अस्तित्व किस तरह रहेगा। तो यही था खिलाफत आंदोलन, और इसको और कुछ घटनाओं को हम लोग आगे कल जो असहयोग आंदोलन पढ़ाएंगे उसमें देखेंगे। तो इसको देखते हैं कि कहाँ क्या पूछता है। यह खिलाफत आंदोलन जो इसका पृष्ठभूमि था, जैसे 1905 में जो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। और 1906 में जो मुस्लिम लीग का गठन किया था उसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। लेकिन जब दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन करता है, तो अरुणलेख कमेटी के सिफारिश पर जो विलियम मैरी और जॉर्ज पंचम है वह क्या करता है, उसके दरबार में आता, दरबार जो आयोजन किया गया था उसमें दिल्ली इसको बंगाल विभाजन को रद्द कर देता है। तो इससे क्या है, मुस्लिम लीग नाराज हो जाता है। और 1911-12 में जो यूरोप में ट्राइप्लोटियन और जो बाल्कन युद्ध चला उसमें क्या था, उसमें यूरोपीय शक्तियों का एक षड्यंत्र समझा गया कि जो वहाँ का जो उस्मानी साम्राज्य है और ओटोमन साम्राज्य है उसको कमजोर करने के लिए यह यूरोपीय जो शक्तियाँ हैं, ईसाई है जो उसका षड्यंत्र है। तो यह एग्जाम में पूछता है कि ट्राइप्लोटियन युद्ध कब हुआ था या बाल्कन युद्ध कब हुआ था, तो यह 1911-12 में हुआ था, यह इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो तुर्की के खिलाफ क्या है, ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब क्या था कि इस्लाम खतरे में है, हवा खड़ा हो गया। तो यह इसका पृष्ठभूमि था।
और 1910 से ही जो यहाँ का शिक्षित मुस्लिम वर्ग था वह चाहता था कि जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है उस पर सरकार का नियंत्रण न हो, वह एकमात्र एफिलेटेड संस्थाबद्ध संस्था के रूप में स्वीकार करे। लेकिन क्या है, सितंबर 1920 में वह उस पर कठोर मुस्लिम विश्वविद्यालय पर कठोर नियंत्रण लगाता है और उसको संस्थाबद्ध संस्था मानने से इनकार कर देता है। तो क्या था, जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य में जो यह मुस्लिमों की आस्था थी उसको अब झकझोर दिया। इसी समय आप देखेंगे कि 1920 के दशक के आरंभिक वर्षों में एक जो मुस्लिम नया युवा वर्ग का नेतृत्व उभर कर आया, और यह युवा वर्ग कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, वजीर हसन, अबुल कलाम आज़ाद आदि लोग थे। और यह लोग क्या था, यह जो इस्लाम का जो आत्मगौरव है, धार्मिक आत्मगौरव है और भारतीय राष्ट्रवाद है, उसमें कोई वो अंतर नहीं मानता था। जबकि जो उससे पहले था, जो सर सैयद अहमद खां, वह क्या था, वह अंग्रेजों के वफादार रहता था, उसका समर्थन करता था और वह कुलीनवादी राजनीति करता था कि दो चार वो पढ़ल लिखल लोग रहता था और उसी के माध्यम से वह कि भैया इस्लाम में यह होना चाहिए, यह सुधार होना चाहिए, करना चाहिए। कोई जो साधारण था, गरीब जो मुसलमान था, चाहे अनपढ़ मुसलमान था, उसको उसमें शामिल नहीं किया जाता था किसी तरह से। तो यह युवा वर्ग क्या है, अब मुसलमान के सभी समुदायों को आप उसको शामिल करने लगा, अपना संपर्क उसको बढ़ाने लगा। और एक था उलेमा, जो उलेमा वर्ग का भी उदय हुआ। और क्या हुआ, यह दो संस्था महत्वपूर्ण था उलेमा का। एक था, यह पूछता है कि देवबंद में जमीयत उल अंसार, जिसको कि भूतपूर्व छात्र सभा कहा जाता था, 1910 में गठित किया यह देवबंद में। और एक कुरान मदरसा 1913 दिल्ली में इसको स्थापित किया था। यह संस्था जो स्थापित किया गया था, इसका लक्ष्य था कि जो मुस्लिम समुदाय है उस पर उसके व्यापक समर्थन हासिल करना, उससे व्यापक संपर्क स्थापित करना। तो पूछता है कि यह जमीयत उल अंसार या भूतपूर्व छात्र सभा की स्थापना कहाँ किया गया था? तो देवबंद में किया गया था। और या पूछेगा कि देवबंद ने कौन सी संस्था को स्थापित किया था? और एक और जो संस्था स्थापित किया था उलेमाओं ने, वह फिरंगी महल या लखनऊ में स्थापित किया गया था। और उस वक्त के जो वहाँ का एक उलेमा था अब्दुल बारी, उन्होंने जो अली भाई है उनके सहयोग से जो मुसलमानों का जो धार्मिक स्थल है उसकी रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों के एकजुटता के उद्देश्य से वह इस संस्था का कुल हिंद अंजुमन खुदाम काबा, जिसको कि अखिल भारतीय काबा सभा कहा जाता है, की स्थापना किया था। तो पूछ सकता है कि कुल हिंद अंजुमन खुदाम काबा की स्थापना किसने की थी? तो अब्दुल बारी और अली भाइयों के सहयोग से, और या इसी को अखिल भारतीय काबा सेवक सभा कहा जाता है। और आप देखिएगा कि जो इसका मुख्य कारण क्या है, सेवरेज की संधि। और यह कब प्रकाशित हुआ? मई 1920 में। पूछता है कि तुर्की का विभाजन किस संधि के द्वारा किया गया था? तो यह सेवरेज की संधि 1920। और इसमें जो क्या है, जो मित्र राष्ट्र है वो खलीफा के पद को ही समाप्त करता है और तुर्की का विभाजन कर देता है, उसके जो विभिन्न क्षेत्र है उस पर कब्जा जमा लेता है। और वहाँ तुर्की का जो सुल्तान था, जो उस्मानी सुल्तान था, वहाँ उस्मानी साम्राज्य था, ओटोमन साम्राज्य था। यह पूछता है कि तुर्की में कौन सा साम्राज्य था? तो ओटोमन साम्राज्य था। उसको विभाजन कर दिया था। लेकिन जो वहाँ का खलीफा था वह भारत ही नहीं विश्व के मुसलमानों का जो धार्मिक गुरु होता था, और सांकेतिक तौर पर वह मुसलमानों का और राजनीतिक प्रतिनिधित्व करता था। तो अब क्या है, मुसलमानों में रोष दौड़ गया और भारत ही नहीं विश्व के मुसलमान इसके खिलाफ अब आंदोलन शुरू करते हैं। और आंदोलन शुरू करने के लिए खिलाफत समिति गठित करते हैं, खिलाफत समिति गठन करता है। और यह
पूछता है कि खिलाफत समिति कब गठित किया गया था, तो यह मार्च 1919 में गठित किया गया था। या आपको पूछ सकता है इसका स्थल या कहाँ इसको गठित किया गया था, तो बम्बई में। और जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया वह खिलाफत समिति के नेतृत्व में ही चलाया गया था। और इसके आपको पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन से कौन कौन नेता संबंधित थे और किन नेताओं ने खिलाफत आंदोलन को चलाया था, तो ये अली बंधु थे। कभी कभी तो आपको यह भी पूछेगा कि कौन से अली बंधु का नाम क्या था, तो यह मोहम्मद अली थे और शौकत अली थे। यह दो अली बंधु थे और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और हकीम अजमल खां और हजरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद आदि इसके जो महत्वपूर्ण नेता थे। तो अली बंधु अगर पूछेगा तो मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, हजरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद। और इस समिति के द्वारा खिलाफत दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर 1919 को। पूछता है कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, तो 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। और जो यह खिलाफत समिति थी उसकी जो बैठक हुई थी वो दो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। एक तो 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत समिति की बैठक होती है, और यह कहाँ होती है, यह दिल्ली में होता है। और इसमें जो विशेष अतिथि बुलाया गया था वह गांधी को बुलाया गया था, ताकि गांधी चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से, रॉलेट एक्ट के माध्यम से, अहमदाबाद मीर हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह के माध्यम से वो अपनी लोकप्रियता चरमोत्कर्ष पर थे। और जो उनके जो खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे वह उनके गहरे दोस्त थे, घनिष्ठ मित्र थे, तो इसलिए इनको विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। और जो खिलाफत समिति का जो सम्मेलन बुलाया गया दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता गांधी ही ने किया था। यह पूछेगा कि जो खिलाफत समिति का जो अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया गया था दिल्ली में, उसमें विशेष अतिथि कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। या आपको पूछेगा कुछ, या पूछेगा कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति की अध्यक्षता दिल्ली में जो हुआ था सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो गांधी ने की थी। और यह भी पूछ सकता है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति की बैठक जो दिल्ली में हुई थी वह कब हुई थी, 23 नवंबर 1919। और इसकी जो दूसरी महत्वपूर्ण बैठक हुई वह 1-2 जून 1920 को वह इलाहाबाद में हुआ था। और इसी आंदोलन में गांधी भी शामिल हुए, इस सम्मेलन में गांधी भी शामिल हुए थे। और गांधी ने खिलाफत समिति के जो नेता थे उसको सलाह दिया कि भैया अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, अब तुम अहिंसक असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चलाओ। तो यह गांधी सलाह देते हैं, और जो गांधी का सलाह देते हैं 9 जून 1920 को जो खिलाफत समिति है इसको सलाह को स्वीकार कर लेता है। तो आपसे यह पूछेगा कि जो खिलाफत समिति के किस बैठक में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था, तो यह इलाहाबाद सम्मेलन था उसमें लिया गया था। यह पूछेगा कि असहयोग आंदोलन चलाने का सलाह खिलाफत समिति को किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने ही दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। या फिर पूछेगा कि गांधी की सलाह को खिलाफत समिति ने कब स्वीकार कर लिया था अहिंसक असहयोग चलाने का, तो ये 9 जून 1920 को। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है घुमा फिरा कर। और यह जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई वह 1 अगस्त 1920 को, और 4 चरणों में यह आंदोलन चलाया गया, असहयोग आंदोलन। और इसका जो क्या था, 4 चरणों वाला था। यह इसमें पदवियों का बहिष्कार कर दो, यह सिविल सेवाओं को बहिष्कार कर दो, पुलिस और सेना का बहिष्कार कर दो। तो आपको पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन का क्या कार्यक्रम, जो खिलाफत आंदोलन का क्या कार्यक्रम था, तो यह पदवियों का बहिष्कार, सिविल सेवाओं का बहिष्कार और पुलिस का बहिष्कार और सेना के में नौकरियों का बहिष्कार कर दो। यह पूछता है कि उसका क्या कार्यक्रम था या क्या था। और बाद में कर अदायगी, लगान नहीं देने का भी आंदोलन में शामिल करने का विचार था। इसको स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसको स्वीकार करने का विचार रखा गया था, लेकिन बाद में स्वीकार नहीं किया गया। जो मुख्यतः था यही चारों था। और जैसा कि बताया कि इस आंदोलन का जो उद्देश्य था, जो सेवरिज की संधि के द्वारा जो तुर्की का विभाजन कर दिया गया था,
ऑटोमन साम्राज्य था वहाँ, उस्मानिया साम्राज्य, अंतिम साम्राज्य था वहाँ का तुर्की का, तो उसको फिर से उसको रक्षा किया जाए, फिर से उसको अखंडता किया जाए, उसके क्षेत्रों को उसको वापस कर दिया जाए ताकि वह अपनी अखंडता अक्षुणता बनाए रखे जा सके। और जो यह सेवरिज की संधि के द्वारा जो खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था उसको फिर से बहाल कर दिया जाए, यही इसका जो खिलाफत आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य था। और लक्ष्य क्या था? जो भारत में जो विभिन्न आधारों पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर जो मुसलमान विभाजित है उसमें एकता लाना था। और यह मुसलमानों की एकता लाने के लिए भारत में चलाया गया पहला जन आंदोलन था। यह पूछ सकता है आपको कि भारत में मुसलमानों की एकता लाने के लिए चलाया गया पहला आंदोलन कौन था? तो यह खिलाफत आंदोलन था। यही इसका भारत में विभाजित मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक एकता लाना, यही इसका लक्ष्य था। और जो यह खिलाफत आंदोलन चला उसका मांग क्या था? जो मुसलमानों का जो पवित्र धार्मिक स्थल है वह खलीफा के नियंत्रण में रहना चाहिए। और जो दूसरा इसके यह पूछता है कि इसका मांग क्या क्या था, खिलाफत आंदोलन की मांग क्या था, यह पूछता है। तो युद्ध से पहले जो इलाके ओटोमन साम्राज्य के या तुर्की खलीफा के अधीन थे वह उसको उसी के अधीन रहना चाहिए, यह इसका मांग था कि युद्ध से पहले जो यथास्थिति था उसको बहाल किया जाए, यह इसकी मांग थी। और जजीरतुल अरब, यानी कि जो जजीरतुल अरब में ये पूछेगा कि कौन कौन शामिल होता था, तो इसमें अरब, इराक, सीरिया और फिलिस्तीन, इस पर जो यह जजीरतुल अरब था इसके अंतर्गत अरब आता था, इराक आता था, सीरिया आता था, फिलिस्तीन आता था। तो इन चारों क्षेत्रों पर जो गैर मुस्लिम का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वह मुस्लिमों का ही नियंत्रण होना चाहिए। जैसे कि इन सब क्षेत्रों पर क्या था, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जो मित्र राष्ट्र थे, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली आदि का नियंत्रण हो गया था। तो वह चाहता था कि यह जो मुस्लिम देश है यह मुस्लिमों का नियंत्रण के अधीन रहना चाहिए। तो यही इसका 3 मुख्य मांग है। यह मांग पूछता है परीक्षा में बाबू, और इसको आप याद रखिएगा कि पवित्र जो मुस्लिमों का पवित्र धार्मिक स्थल है उसकी सुरक्षा, युद्ध से पहले जो यथास्थिति जो इलाके खलीफा के अधीन थे उसको उसी के अधीन रहा जाए ताकि वह इस्लामिक जगत के प्रमुख के रूप में अपनी अस्तित्व है उसको बरकरार रख सके। और जजीरतुल अरब पूछता है कि जजीरतुल अरब के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो यह इसका यह उद्देश्य था और मांगे थी, और यह 4 देश है वह आता था। और इसमें जानते हैं कि पूछेगा कि असहयोग आंदोलन में कौन सी प्रवृत्तियां थी, तो एक तो नरमपंथी प्रवृत्ति था, और इसमें ज्यादातर जो नरमपंथी प्रवृत्ति के लोग थे वो बम्बई के व्यापारी थे। और इसका जो कार्य प्रणाली था, कार्य करने का तरीका वह संवैधानिक राजनीति था। और इस संवैधानिक राजनीति के क्या कि जो वायसराय के पास एक शिष्टमंडल भेजेगा कि माई बाप हुजूर हमर काम कर द, काहे नाराज है, कुछ सुधार कर द, कुछ दे द हमरा, यही सब आज क्या प्रार्थना शिष्टमंडल के माध्यम से यह काम करता था। और डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में यह, जिसमें कि मोहम्मद अली भी शामिल थे, भारत के वायसराय से मिला, वह जाकर जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज से मिला और फिर पेरिस शांति सम्मेलन में गया, लेकिन उसको खाली हाथ लौट आया। और खाली हाथ लौट आया तो जो गर्मपंथी था, गर्म खून वाला, कहा भैया कि अब तुम्हारा काम तमाम हो गया है, तुम बहुत खूब इधर उधर घूम लिया है, अब हम लोगों को नेतृत्व करने दो। और यह नेतृत्व युवकों के हाथ में चला गया, जिसमें कि अली भाइयों और अबुल कलाम आजाद थे, और उलेमा या गर्मपंथी प्रवृत्ति के लोग, एक उलेमा और युवक अली भाइयों आजाद आदि लोग शामिल थे। और यह क्या थे, जो हिंदुओं की एकता के आधार पर वह व्यापक जन आंदोलन चलाना चाहता था, यह युवक, यह गर्मपंथी प्रवृत्ति वाला। और इसकी जो विफलता है क्या है, जो पहली बार उलेमाओं को, जो उलेमा था उसको भारतीय राजनीति के केंद्र में शामिल किया गया, लाया गया। जैसे आप देखेंगे कि 1918 का जो दिल्ली का जो लीग का अधिवेशन बुलाया जाता है उसमें उलेमाओं को आमंत्रित किया जाता है। और इससे क्या था, जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय आंदोलन था उसको आघात पहुंचता है। और क्या है, जो धार्मिक आधार पर जो आंदोलन चलाया गया उसे क्या है, मुस्लिम जो जनता था उसकी जो धार्मिक भावना है उसको भड़काया, उसको जुझारू बना दिया धार्मिक रूप से। और
आप देखेंगे कि 1921 में मोपला विद्रोह होता है, तो उसमें हिंदुओं के खिलाफ यह विद्रोह कर देता है मुस्लिम जनता, जो वहाँ के मुतलक किसान था वह। तो इसका धावन जो अहिंसक प्रवृत्तियां शामिल हो गया आंदोलन में। और जिस मुद्दे के लिए तुर्की के सुल्तान की पद के लिए या जिस आंदोलन चलाया जा रहा था, वही मुद्दा अब समाप्त हो गया, क्योंकि वहाँ का जो कमाल पाशा था वह 1923 में खलीफा पद को समाप्त कर दिया। और 1924 में वह क्या किया कमाल पाशा कि जो तुर्की में जो इस्लामिक राजतंत्र था उसके स्थान पर वह इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना कर देता है। तो यह काफी पूछता है कि कमाल पाशा ने खलीफा के पद को कब समाप्त कर दिया था, तो 1923 में। वह गणतंत्र तुर्की में कब स्थापित किया था, यह पूछता है, तो 1924 में कमाल पाशा। और यही यह खिलाफत आंदोलन था, और इसको हम लोग व्यापक तौर पर पढ़े हैं। और दोस्तों, मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपके की जो सफलता है उसमें मेरा भी कुछ योगदान हो, और इसी तरह आप अपने जो लक्ष्य है उसको बहुत जल्द प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।